ध्रुव ने जैसे ही हवा की तेज आवाज सुनी तो उसने तुरंत अपनी नजरें घुमाते हुए ऐसा कुछ देखा जिसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। तभी उसने खुद को संभालते हुए अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाना शुरू किया और वो तुरंत भागने की कोशिश करने लगा। इतने में ओलाफ की मुस्कुराहट भरी आवाज ध्रुव के कानों तक पहुंची। क्यों लड़के, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुद बर्फ का शहंशाह तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैंने तुम्हें पहले कैद कर लिया फिर तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहकर ओलाफ ने अपनी उड़ने की रफ्तार और तेज कर दी, जिसके साथ वो लगातार ध्रुव के पास जाता गया। इस दौरान ध्रुव ने भी ओलाफ को अपने करीब आते हुए देखा और वो जैसे तैसे उससे बचने की कोशिश करने लगा। वहीं मैदान में मौजूद सभी लोग देख रहे थे कि कैसे आसमान में दो परछाइयां उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। लेकिन पल भर में दोनों का फासला काफी कम हो गया, जिससे सभी को समझ आ गया कि ओलाफ ध्रुव के बेहद करीब पहुंच गया था। तभी ओलाफ ने अपना पैर हवा में पटकते हुए अपनी रफ्तार और तेज की, जिससे वो ध्रुव के सामने आकर खड़ा हो गया। वहीं ध्रुव ने जैसे ही ओलाफ को पीछे से गायब होते हुए देखा तो उसने तुरंत सामने की तरफ नजर घुमाई और उसे ओलाफ सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। इसके बाद ओलाफ ने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ ध्रुव का गला पकड़ने की कोशिश की और उसका चील जैसा हाथ शिकार को दबोचने के लिए पास आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद ध्रुव ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, बल्कि वो बेचारा तो सिर्फ उस हाथ को तेज रफ्तार से अपनी ओर आता हुआ देख रहा था। इतने में थोड़ी दूरी पर मुकाबला कर रहे युगराल ने भी देखा कि ओलाफ ध्रुव को दबोचने ही वाला था और ये देखकर उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। इसके बाद वो तुरंत ध्रुव के पास जाकर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन इस वक्त तीनों शक्तिमान भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगे ताकि युगराल ध्रुव के पास ना जा पाए। इसके साथ ही तीनों शक्तिमानों ने मिलकर एक खास तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जबकि वो जानते थे कि ये तकनीक उनके लिए भी कितनी भारी पड़ सकती थी। लेकिन शक्तिमानों का असली मकसद तो था युगराल को ध्रुव के पास ना पहुंचने देना, और फिलहाल उनकी शक्तियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इसमें कामयाब हो रहे थे। इस वक्त मैदान में मौजूद सभी की नजरें ध्रुव और ओलाफ पर ही टिकी हुई थी। सभी जानते थे कि अगर ध्रुव पकड़ा गया फिर तो ये मुकाबला वहीं के वहीं रुक जाएगा। इतने में पेड़ पर खड़े मेघावत ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि ये मुकाबला यहीं खत्म होने वाला है। सच कहूं तो युगराल के लिए अकेले ध्रुव को अंबर दल से बचा कर ले जाना बहुत बहुत मुश्किल है। वहीं मेघावत की बात सुनकर हकीम ज़ारांत ने भी हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया और फिर वो आगे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी अचानक से उनके चेहरे पर एक हैरानी छाने लगी। इस हैरानी के चलते उन्होंने तुरंत ध्रुव की तरफ पलटते हुए कहा, एक मिनट रुको, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब ये कौन सी नई ताकत है? और उनके इतना कहते ही इस मुकाबले में अचानक से एक नया मोड़ आ गया। वहीं बुजुर्ग ओलाफ ध्रुव का गला पकड़ने ही वाले थे कि तभी अचानक ध्रुव का हाथ कांपने लगा और उसमें से एक परछाई निकलते हुए सीधे ओलाफ के हाथ की तरफ पड़ी। वो परछाई इतनी ताकतवर थी कि अचानक से आसपास की हवा में भी उसकी शक्तियां महसूस की जा सकती थी। वहीं उस सतरंगी दिव्य नागिन को ध्रुव की आस्तीन से निकलते हुए देख ओलाफ भी एक पल के लिए दंग रह गया। लेकिन इसके पहले कि वो तेजी से खुद को संभाल पाता, उस सतरंगी दिव्य नागिन ने तुरंत अपनी पूंछ पर शक्ति इकट्ठा की और ओलाफ के सीने पर जोर से वार किया। इस हमले से अचानक ओलाफ का चेहरा दर्द के मारे लाल हो गया और उसके गले से चीख निकलने लगी। इसके तुरंत बाद ओलाफ किसी बॉल की तरह तेजी से पीछे जाता हुआ दिखाई दिया। वहीं इस वक्त हालात बदलते देख युगराल और तीनों शक्तिमान भी एक पल के लिए रुक गए। वो लोग हैरानी के साथ ध्रुव की तरफ देख रहे थे, लेकिन युगराल तो जानता था कि ध्रुव के पास कोई ना कोई राज तो अभी भी छिपा हुआ था। दरअसल उसे अब ऐसी चीजों की इतनी आदत हो गई थी कि कहीं ना कहीं उसके मन में ख्याल आ ही जाता था कि ध्रुव ऐन मौके पर कोई ना कोई हुक्म का इक्का जरूर इस्तेमाल करेगा। लेकिन बाकी तीनों शक्तिमानों के मुंह तो खुले के खुले रह गए। वो लोग अच्छे से जानते थे कि पूरे अंबर दल में दल की लीडर के अलावा ऐसे गिने चुने लोग ही हैं जो बुजुर्ग ओलाफ पर इस तरह का हमला कर सकते थे, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी ओलाफ की ताकत। लेकिन जिस तरह पिछले हमले से ओलाफ उड़ते हुए पीछे गया, उसे देखकर तो वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर एक महादक्ष ने ऐसा कैसे कर दिखाया। तभी पेड़ों के पास खड़े मेघावत ने भी हैरत में पड़ते हुए कहा, आखिर वो चीज क्या थी जिसने ओलाफ पर अभी हमला किया? जाहिर सी बात है कि जितनी तेज रफ्तार से दिव्य नागिन ने ओलाफ पर हमला किया था, उसमें सभी को एक परछाई के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। इस वजह से मेघावत को यह समझ तो आ गया था कि किसी चीज ने ओलाफ पर जोरदार हमला किया था, लेकिन वो चीज क्या थी ये उनकी समझ के परे था। इतने में हकीम ज़ारांत ने एक पल कुछ सोचते हुए कहा, ऐसा लग रहा था कि वो कोई पूंछ थी। ये कहते वक्त हकीम ज़ारांत की आवाज में थोड़ी झिझक थी, जिसे समझते हुए मेघावत ने एक बार फिर हैरान होकर कहा, क्या पूंछ? अच्छा, तो ये इस लड़के का एक और हुक्म का इक्का था। आखिर ये लड़का अपने सारे राज बाहर क्यों नहीं ले आता? अब तो मुझे भी लगने लगा है कि यही वो रहस्यमयी ताकतवर इंसान था जिसने मिशाक को जान से मारा था। ये सोचते हुए मेघावत के दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ने लगी। वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग ओलाफ ने खुद को संभालते हुए ध्रुव से चिल्लाकर सवाल किया, ए लड़के, तेरी आस्तीन में क्या छुपा हुआ है? जाहिर सी बात है कि ओलाफ को इतना दर्द हो रहा था कि वो उड़ते हुए पीछे चला गया था। इस दौरान वो जोर जोर से कांप भी रहा था, जिस वजह से वो हैरानी भरी आंखों के साथ ध्रुव की तरफ ही देखता रहा।
वहीं दिव्य नागिन के इस अचानक हमले से ध्रुव भी काफी हैरान हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे कुछ समझ आया, जिसके चलते उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। और इसके पहले कि ध्रुव कुछ कहता, अचानक से एक सतरंगी दिव्य नागिन उसकी आस्तीन से बाहर निकलते हुए खुशी से ध्रुव के शरीर के आसपास घूमने लगी। इस दौरान सूरज की रोशनी उसके शरीर पर जैसे ही पड़ी तो उसका सतरंगी रंग चमकने लगा, जिससे वो बहुत खूबसूरत दिखने लगी। ध्रुव ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि वो सोई हुई सतरंगी नागिन सही वक्त पर जाग जाएगी और उसे मुसीबत में फंसने से बचा लेगी। फिर जैसे ही वो सतरंगी नागिन सभी की नजरों के सामने आई तो अचानक से ओलाफ के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई देने लगी। वो समझ गया था कि यही वो चीज थी जिसने उस पर वो ताकतवर हमला किया था, लेकिन फिलहाल वो चीज इतनी खूबसूरत और मासूम दिख रही थी कि शायद कोई ओलाफ की बातों पर यकीन नहीं करता। तभी ओलाफ ने अपना सीना रगड़ते हुए आवाज में हैरानी के साथ ध्रुव से कहा, एक रैंक 5 का तिलस्मी जानवर? मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज भी होगी। वहीं इस वक्त ध्रुव लगातार ओलाफ को देख रहा था, लेकिन फिर भी उसने ओलाफ की बातों को नजरअंदाज किया। इतना कहकर उसने जैसे ही अपने पास घूमती मासूम सतरंगी नागिन को देखा तो अचानक से उसे नागरानी हिनीसा का एहसास हुआ और एक पल के लिए उसका दिल घबराने लगा। तभी ध्रुव ने मनी मन खुद से कहा, ऐसा लगता है कि नागरानी की आत्मा वक्त के साथ साथ इस नागिन पर हावी होती जा रही है। मुझे जल्द से जल्द आचार्य को जगाना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इतने में अचानक वो सतरंगी नागिन ध्रुव की स्टोरेज अंगूठी के पास रुकी और बड़े प्यार से अपनी जीभ बाहर निकालकर उसे चाटने लगी। वहीं उसे ऐसा करता देख ध्रुव समझ गया कि आखिर वो उससे क्या चाह रही थी। तभी ध्रुव ने तुरंत अपनी अंगूठी में से एक जादुई लिक्विड की बोतल बाहर निकालते हुए उसकी 2 बूंदें अपने हाथों में डाली, जिसे वो नागिन तुरंत पीने लगी। फिर जैसे ही उस नागिन ने वो तिलस्मी शेर का लिक्विड पिया तो उसके बाद उसने तुरंत अपनी आंखें बंद करते हुए उस लिक्विड के गर्म एहसास को महसूस किया। इतने में ध्रुव ने उस सतरंगी दिव्य नागिन के सर पर थपथपाते हुए कहा, नन्ही दोस्त, तुम्हें ये मैंने इसलिए नहीं पिलाया कि तुम इसे पीकर आराम कर सको। अच्छा चलो, अगर तुम इस बूढ़े आदमी को हरा देती हो तो मैं तुम्हें और जादुई लिक्विड पीने के लिए दूंगा, क्या कहती हो? ये कहते हुए ध्रुव ने वो जादुई लिक्विड की बोतल सतरंगी सांप के सामने लहराना शुरू कर दिया, जैसे कि वो उसे झांसा देकर अपने वश में कर रहा था। वहीं इस वक्त ध्रुव ये भी महसूस कर पा रहा था कि इस नागिन की शक्ति काफी बढ़ती जा रही थी, जो शायद नागरानी हिनीसा की वजह से हो रहा था। यही वजह थी कि जिस ताकत से उस नागिन ने ओलाफ पर हमला किया था वो किसी रैंक 5 के तिलस्मी जानवर जितना ताकतवर था। इसका मतलब अगर उसकी ताकत की बराबरी किसी इंसान से की जाए तो वो किसी शक्तिमान रैंक के योद्धा बराबर ताकतवर होती। इस वक्त एक शक्तिमान रैंक के योद्धा का अचानक से ध्रुव की मदद के लिए आ जाना किसी वरदान से कम नहीं था। वहीं जैसे उस सतरंगी दिव्य नागिन ने ध्रुव की बात सुनी तो वो अपनी मासूम आंखें बड़ी करते हुए एक पल के लिए कुछ सोचने लगी। जाहिर सी बात है कि फिलहाल वो इतनी समझदार हो गई थी कि इंसान की बात का मतलब समझ सके। फिर एक पल सोचने के बाद वो नागिन जादुई लिक्विड के झांसे से नहीं बच पाई और उसने तुरंत पलटकर गुस्से से ओलाफ की तरफ देखा। इसके साथ ही अचानक से उसका पूरा शरीर 7 रंगों से जगमगाने लगा और जैसे जैसे वो चमक बढ़ती गई तो वो छोटी सी नागिन भी अचानक से काफी बड़ी होने लगी। इस दौरान मैदान में मौजूद सभी लोग देख रहे थे कि कैसे एक झटके में वो छोटी सी सतरंगी नागिन अचानक से 10 से 15 फीट बड़ी हो गई थी। उसके बाद वो नागिन हवा में तैरते हुए नाराजगी के साथ ओलाफ को देखती रही और साथ ही उसके शरीर से लगातार शक्तियां बाहर निकलने लगी। वहीं उसे इतना बड़ा होता देख सिर्फ बाकी लोग ही नहीं बल्कि खुद ध्रुव भी काफी हैरान हो गया था। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ये नन्ही सी जान जो हमेशा उसके आस्तीन में सिकुड़ कर रहती थी हकीकत में 10 गुना बड़ी भी हो सकती थी। इतने में उस बड़ी सी खतरनाक दिखती नागिन को देखकर ओलाफ की धड़कनें भी बढ़ने लगी। फिर उसने तुरंत युगराल और बाकी तीनों की तरफ पलटकर चिल्लाते हुए कहा, तुम तीनों युगराल को रोक कर रखो, इस चीज से तो मैं निपटता हूँ। रही बात अंबर दल के खास मेंबर्स की तो तुम लोग जल्द से जल्द इस लड़के ध्रुव को पकड़ना शुरू करो। जाहिर सी बात है कि उस सतरंगी नागिन के हमले का शिकार होने की वजह से ओलाफ को उसकी ताकत का अंदाजा लग गया था और वैसे तो वो एक रैंक 5 की तिलस्मी जानवर थी, लेकिन ओलाफ को पूरा भरोसा था कि अगर उसने अपनी खास तकनीकों का इस्तेमाल किया तो वो जरूर इस नागिन को हरा सकता था। इस दौरान तीनों शक्तिमानों के पास खड़े युगराल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये ध्रुव भी कमाल है, मैं इतने वक्त से इसके साथ हूँ और मुझे अभी तक पता नहीं चला कि इसके पास इतना खतरनाक और अनोखा तिलस्मी जानवर है। वैसे मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस सांप को आखिर कहते क्या है। इतना कहकर युगराल ने हंसते हुए ओलाफ की तरफ देख कर कहा, ओलाफ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अंबर दल के जवान मेंबर्स के सामने ये मुकाबला नहीं हारोगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। और ओलाफ की टांग खींचने के बाद युगराल पलटकर तेज रफ्तार में तीनों शक्तिमानों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। इस दौरान उसने हंसते हुए तीनों शक्तिमानों से कहा, अब जो मुझे ध्रुव की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी मिली जुली ताकत क्या इस बूढ़े आदमी की बर्फीली मूल शक्ति से भी ज्यादा ताकतवर है। ये देखकर दूर खड़े ओलाफ ने महसूस किया कि युगराल और बाकी तीनों बुजुर्ग एक बार फिर लड़ने लगे। इतने में ओलाफ ने अपनी नजरें घुमाते हुए सामने उड़ रही सतरंगी दिव्य नागिन को देखा।
जिसके बाद ओलाफ के चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी। फिर ओलाफ ने अपनी ग्रे कलर की शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की, जिसके बाद वो शक्तियां उसके पूरे हाथ में फैल गईं। वहीं उन शक्तियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ओलाफ का हाथ कोई पत्थर का हाथ बन गया हो। दूसरी ओर वो सतरंगी दिव्य नागिन, जो कुछ पलों पहले काफी मायूस दिख रही थी, अचानक से काफी खौफनाक नजर आने लगी। फिर वो जैसे ही अपनी बड़ी सी जीभ बाहर निकालने के लिए अपना मुंह खोलती, तो उसमें से उसके नुकीले और चमकते हुए दांत दिखते, जिसमें जहर लगा हुआ था। इस दौरान पूरे आसमान में इतनी शक्तियां मंडरा रही थी जितनी दल के सभी जवान मेंबर्स ने एक साथ अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक महादक्ष रैंक के लड़के को पकड़ने के लिए अंबर दल को एक ताकतवर शक्ति सम्राट और एक रैंक 5 के तिलस्मी जानवर का सामना करना पड़ जाएगा। दूसरी ओर जैसे ही ध्रुव ने उस नागिन को ओलाफ के सामने देखा, तो उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाते हुए थोड़ी दूर जाना शुरू किया। इस वक्त उसकी दिल की धड़कनें पहले से बेहतर हो गई थी, क्योंकि दिव्य नागिन ने उसकी मुश्किल आसान कर दी थी। और फिलहाल तो ध्रुव को ऐसा लग रहा था कि अंबर दल के पास और शक्तिमान रैंक के योद्धा नहीं होने चाहिए थे। इस वजह से अगर वो काफी ऊंचाई पर उड़ता है तो शायद दल के खास मेंबर्स उसे पकड़ ही ना पाए। फिर जैसे ही वो खास मेंबर्स से आगे हो जाता, तो उसे सिर्फ युगराल के मुकाबले खत्म होने का इंतजार करना होता, जिसके बाद ध्रुव इस परेशानी से पीछा छुड़ा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक सवाल अभी भी आ रहा था कि कहीं कोई और बड़ी मुसीबत तो यहाँ नहीं आने वाली। आपको क्या लगता है, क्या ध्रुव बचकर निकल पाएगा अंबर दल के इन मुसीबतों के जंजाल से? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा।